आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज तो हम लोगों के बीच में ये थोड़ा सा 4:20 हो गया। कल से ही जानती ये समस्या खत्म हो जाएगी। कल से 1:30 बजे से आपकी डीआई स्टैट की क्लास शुरू होगी जो 2 घंटे प्रॉपर चलेगी और फिर 4 से 2 घंटे अर्थात 6 बजे तक ये क्लास चलेगी। तो इससे जानते हैं दोनों के बीच में पहली बात तो आपको भी रेस्ट मिलेगा और दूसरे हड़बड़ी नहीं होगी। तो आज आप देख लीजिए, कल से जानते हैं कल 1:30 बजे से लेकर के 3:30 मतलब 3:30 तक रहेगी डीआई की क्लास और फिर 4 बजे से कल से तो खैर हिस्ट्री की क्लास इस टाइम पे रहेगी और इसके बाद हम लोग साइंस टेक की क्लास का एक अलग टाइम जानते हैं निकालेंगे, ताकि साइंस टेक की क्लास चाहे बहुत सुबह का टाइम रहेगा या शाम का टाइम रहेगा, इस तरीके से जानते हैं 2-3 दिनों के बाद उसका एक शेड्यूल बना लेंगे। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, कल से आपको बहुत अच्छे से समय मिलेगा। आज आपको इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम लोग कल जहां पर देख रहे थे बायोटेक्नोलॉजी, आपने देखा कि सैनिटेशन में क्या रोल है बायोटेक्नोलॉजी का। अब आज जो है सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी एनर्जी के फील्ड में किस तरीके से अपनी भूमिकाओं का निर्वहन कर रहा है ऊर्जा के क्षेत्र में, उसको समझेंगे। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी जो है फार्मा सेक्टर में और साथ ही साथ बहुत सारा जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है, जैसे क्लोनिंग है, जैसे आईवीएफ टेक्नोलॉजी है, जैसे स्टेम सेल टेक्नोलॉजी है, जेनेटिकल इंजीनियरिंग है, इन सब में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है इसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब शुरुआत किया जाए और समझा जाए पूरी तरीके से इससे जुड़े हुए सभी पक्षों को। तो देखिए, सबसे पहले तो बायोटेक्नोलॉजी इन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी का एनर्जी के फील्ड में क्या योगदान है इसको फटाफट पढ़ लिया जाए। ये एक अच्छा पॉइंट है क्योंकि जो है बिहार सरकार देश की पहली सरकार है जिसने एथनॉल पॉलिसी बनाई, अर्थात बायोफ्यूल पे जानते हैं एक तरीके से काम किया है। तो बायोटेक्नोलॉजी एनर्जी के फील्ड में किस तरीके से योगदान दे रही है, एक मोटा सा जानते हैं, करीब 20-25 मिनट का एक डिस्कोर्स है, एक वार्तालाप है, उसको सुनेंगे, समझेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो हेडिंग डाल लेंगे आप, बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी ऊर्जा के क्षेत्र में, बायोटेक्नोलॉजी का ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान, बायोटेक्नोलॉजी का ऊर्जा के क्षेत्र में क्या योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, ये देखना है। तो आप सभी लोग जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी से बायोफ्यूल का विकास करना संभव हुआ है, जैव ईंधन, और जैव ईंधन में चाहे वो एथेनॉल हो, चाहे वो बायोडीजल हो, चाहे वो बायोडीजल हो या बायोगैस हो, जैव गैस हो, इन सब में बायोटेक्नोलॉजी की भूमिका है। बहुत अच्छा। प्रभात रंजन लिख रहे हैं सर कृषि के क्षेत्र में भी कृषि के क्षेत्र में तो हमने आपको बता दिया कि कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी की क्या भूमिका, परसों हम लोगों ने वही पढ़ा कि कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी की क्या भूमिका। नहीं, जो हमने बताया वही उर्वरक भी है, वही कीटनाशक भी है। जब आप जेनेटिकल ट्रांसफर करते हैं ना, जब आप जेनेटिकल ट्रांसफर करते हैं तो उससे जानते हैं सारी क्षमता आती है उससे। भाई जैव कीटनाशक जब आपने बीटी कॉटन बनाया तो वही तो बायोपेस्टिसाइड भी हो गया, वही बायो फर्टिलाइजर भी हो गया।
अच्छा, लगता है आप ये समझ नहीं पाए। आपने लिखा है कि लेकिन उर्वरक कीटनाशक, वो सब उर्वरक कीटनाशक सब हो गया। जब हम जानते हैं, जब हम जीएम सीड पढ़ते हैं तो जीएम सीड तीनों संभावनाओं को जानते पूरा करता है। क्लाइमेटिक इंजीनियरिंग करता है, जैव कीटनाशक की भूमिका निभाता है, जैव उर्वरक की भूमिका निभाता है, पर्यावरण के अनुकूल जानते उत्पादन को संभव बनाता है, जैविक दबाव को दूर करता है, अजैविक दबाव को दूर करता, सारा तो पढ़ा दिया गया। जैविक दबाव, अजैविक दबाव, बात समझ रहे हैं, वो हो चुका। एक बार दोबारा उसको पढ़ लीजिए तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने बताया था उसमें जो बायो टॉलरेंस है और नॉन बायो टॉलरेंसी, या बायोटिक जो प्रेशर है, ए बायोटिक प्रेशर है, उन सब को जानते सॉल्व करता है वो। अब जरा ध्यान से सुने, देखिए बायोटेक्नोलॉजी जैव तकनीकी। अब जैव तकनीकी का जानते हैं, ध्यान से सुनेंगे। देखिए जैव तकनीकी का इंजीनियरिंग तो जानना नहीं है, जैव तकनीकी के रोल को समझना। जैसे अभी एथेनॉल बनाने में आप कहेंगे क्या बायोटेक्नोलॉजी का रोल है, तो फर्मेंटेशन में रोल है, बहुत हाई ग्रेडेड एथेनॉल फॉर्मेशन में रोल है। लेकिन चूंकि प्रक्रिया तो पूछा नहीं जाता, एप्लीकेशन पूछा जाता है, इसलिए एप्लीकेशन के संदर्भ में जानते उसको समझना है। हेमंत कह रहे हैं 30 मिनट का रेस्ट बहुत ज्यादा हो जाए। रेस्ट नहीं है भाई, वो तो कोई टीचर 2 घंटा एकदम नाप के थोड़ी पढ़ाएगा, 2 घंटे से ज्यादा पढ़ा सकता है, उसके पास समय होगा। प्लस टेक्निकल टीम को भी क्लास लगाना होता है, 10-15 मिनट तो क्लास लगाने में लग जाता है। पीडीएफ को निकालना, पीडीएफ को अपलोड करना, वो उतना समय चाहिए। 15 मिनट में तो जानते क्लास लगाना और पीडीएफ निकालना ही संभव नहीं है, इसी नाते उसको किया गया है। फिर वो हड़बड़ी होने से जानते क्लास इधर उधर हो जाता है, एकदम डॉट जानते हैं शार्प 4 PM पे क्लास दूसरी शुरू होगी। और अगर पहला टीचर थोड़ा 10-5 मिनट बढ़ाना चाहता तो बढ़ा सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ता। देखिए अगर नहीं जानते तो मैं समझा देता हूं। देखिए जब जीएम सीड बनाई गई, जब आपने जीएम सीड प्राप्त किया, इसका मतलब लगता है आप ध्यान नहीं दिए जब हमने पढ़ाया था। इसका मतलब जब हमने पढ़ाया तो लगता है ध्यान नहीं दिया आपने। जीएम बीज या जीएम क्रॉप हमने इसमें समझाया था, और मुझे लगा कि आप समझ गए, नहीं तो मैं उसको और खोल के बताता। देखिए ये बायोटिक प्रेशर, जैविक दबाव, ये जैविक दबाव को सहने की क्षमता देता है। देखिए ये जैविक दबाव को सहने की क्षमता, जैविक दबाव को सहने की क्षमता। और जैविक दबाव का मतलब ध्यान सुनेंगे, और अजैविक दबाव को ये बायोटिक प्रेशर। अजैविक दबाव को भी सहने की क्षमता देता है। अब देखिए जैविक दबाव, ध्यान सुनेंगे, जैविक दबाव को सहने का मतलब क्या है? जीवाणु, विषाणु, कीटाणु से ही तो जैव कीटनाशक हो गया कि नहीं? अरे भाई जैविक दबाव होगा तो जैविक दबाव क्या होता है? एक तो बैक्टीरिया का दबाव होता है, ये जीवाणु हो गया, या वायरस हो गया, विषाणु हो गया, या कोई जर्म्स हो गया, कोई कीटाणु हो गया। यही सब तो कीड़ा मकोड़ा है, कीटाणु, या कोई इंसेक्ट्स हो गया, यही कीटनाशक हो गया ना, कीड़ा मकोड़ा। अब यही तो बायोपेस्टिसाइड हो गया, यही बायोपेस्टिसाइड है, इसी के अंदर ये विशेषता है, जैव कीटनाशक, यही तो जैव कीटनाशक है।
बात समझ रहे हैं? जैव कीटनाशक का गुण इसमें, जो जीएम सीड होता है वही जैव कीटनाशक भी होता है, वो जैव उर्वरक भी होता है, और वो अलग प्रकार का उन्नत बीज होता है, आधुनिक बीज होता है। तो अब चूंकि इनको मारेगा जितना, अच्छा अजैविक दबाव है, तो इसका मतलब है कि फसल खराब नहीं होगी, तो फसल खराब नहीं होगी तो उत्पादन तो होगा, तो यही हो गया जैव उर्वरक। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं डन लिखिए, तभी मैंने इस पे ध्यान फोकस भी करवाया था। अब देखिए ये जो है, जैसे मान लीजिए तापमान है, उत्पादकता कैसे खराब होती है? तापमान से कोई चीज खराब हो जाती है, सर्दी से खराब हो जाती है, गर्मी से खराब हो जाती है, ओला से खराब हो जाती है, पाला से खराब हो जाती है कि नहीं? या हिमपात से खराब हो जाती है। तो अगर ये ना खराब हो तो यही तो उर्वरक की भूमिका भी हो गई, और कौन सी? यही उर्वरक की भूमिका। उर्वरक का मतलब उत्पादन बढ़ा दे, उर्वरक का मतलब उत्पादन बढ़ा दे। इसके अलावा जानते हैं ये इसी में ऐसे चेंजेस भी किए जाते हैं कि नाइट्रोजन को इकट्ठा करें, बहुत और सारा। मतलब जब हम जीएम सीड बनाते हैं तो वही जीएम सीड ही जानते हैं बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड का भी काम करता है, और आप अलग ढंग से भी बना सकते हैं। लेकिन अभी तक का जो काम हुआ है मुझे वही बताना है, क्योंकि अपनी तरफ से बता नहीं सकते। तो जो डेवलपमेंट हुआ है जानते हैं, उसी चीज को समझना है। इसी नाते नहीं तो आपको अलग से फिर समझाते। बात समझ रहे हैं? और इसके अलावा जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, देखिए यहां बायो, एक चीज ध्यान रखेंगे अगर समझने में दिक्कत हो रही हो, तो बायो फर्टिलाइजर अलग होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अलग होता है। देखिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ये अलग होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात नहीं हो रही है, ये जैविक उर्वरक है, ये जैविक उर्वरक है, और ये बायो फर्टिलाइजर है। बायो फर्टिलाइजर ये जैव उर्वरक है। जैव उर्वरक किसे कहा जाता है? जो जीन रूपांतरण से बनाया जाता है, जो जीन रूपांतरण से बनाया जाता है, जीन रूपांतरण से बनाया जाता है, और जो जीवांश से, जीव जंतुओं से या पेड़ पौधों से बनाया जाता है, जो जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से बनाया जाता है, पेड़ पौधों से बनाया जाता है। जैसे गोबर की खाद है, गोबर की खाद है, वनस्पतियों की तमाम खाद है ना, वनस्पतियों की खाद है, सब्जी बाजार के कचरे की है, राख की खाद है, राख की खाद है, मछली की खाद है, हड्डी की खाद है, मछली की खाद है, हड्डी की खाद है, हड्डी की खाद है, ये सारा जैविक उर्वरक है। और ये जानते हैं जो जीन रूपांतरण के माध्यम से बनाया जाए, जैसे बीटी कॉटन में ऑलरेडी ये भी क्षमता है, हाँ इसको फोकस नहीं उतना किया गया है। अब इसी में जानते हैं जैसे जीएम मस्टर्ड में ये भी क्षमता है, जीएम मस्टर्ड में ये भी, मुझे लगता है अब समझ आया होगा आपको। जैविक उर्वरक और जैव उर्वरक दो अलग चीज है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इज द, ये कार्बनिक फर्टिलाइजर है, और दैट इज नॉट ओनली कार्बनिक फर्टिलाइजर बट मॉडिफाइड फर्टिलाइजर है। खाद्य प्रसंस्करण का मतलब जानते हैं, जब आप बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते, जैसे पाश्चराइजेशन का प्रयोग करते हैं, फर्मेंटेशन का प्रयोग करते हैं, लंबे जैसे सिरका बनाते हैं, अचार बनाते हैं, तो हर चीज बताना थोड़ी होता है। पीटी का, ये पीटी का क्लास थोड़ी है, संकेत करना होता है। एग्जामिनर सिर्फ जानना चाहता है कि आपने लिख दिया, आपने लिख दिया वही काफी है। पहले सिलेबस सारा देख लीजिए, जानते हैं अभी रिवाइज करने की कोशिश मत करिए। अभी पहले हम तो खुद ही इतना विस्तार से पढ़ा रहे हैं, एक एक चैप्टर को लोग एक दो दिन में खत्म कर देते हैं, मैं बहुत विस्तार से पढ़ा रहा हूं, आप उसकी चिंता मत करिए।
क्योंकि मुझे आइडिया है, जानते हैं बीपीएससी कैसे पूछता है, तो हम सारी चीज करवा देंगे, केवल बस एक बार पढ़ते जाएं, बस केवल जानते हैं। देखिए हर चीज बताना नहीं है, संकेत करने से एग्जामिनर जान जाएगा कि बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, जीएम सीड काफी है। हाँ, जहां ज्यादा काम हुआ है वो काम पढ़ाया जाता है, उस पर सीधे सवाल आता है। जैव उर्वरक पे सीधे सवाल नहीं आता, जीएम फसल पे सीधे सवाल आता है। बात समझ रहे हैं? जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, लेकिन अंततः चेहरे पे फोकस हो जाता है, हाथ पैर पे फोकस हो जाता है। ऐसे ही पढ़ाते समय जिस चीज पे ज्यादा काम किया गया उस चीज को पूरा पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहां सीधे क्वेश्चन आता है। बाकी चीज को खाली इंडिकेट किया जाता है, यहां भूमिका, यहां भूमिका, यहां भूमिका, यहां भूमिका, यहां भूमिका, हर चीज पढ़ाया नहीं जाता। बात समझ रहे हैं? और हमारी तो जानते हैं, अगर आप हमारे बारे में परिचित होंगे, मैं कोई भी चीज छोड़ के पढ़ाता ही नहीं, बल्कि हमसे लोग परेशान हो जाते हैं कि सर बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं। ज्यादा नहीं पढ़ा रहे होते, आवश्यक चीज पढ़ा रहे होते, कोई चीज छोड़ते नहीं, ना किसी स्टूडेंट के दबाव में कभी छोड़ दे। जरूरी चीज को मैं जरूर पढ़ाता हूं, इसलिए जानते हैं एकदम घबराना नहीं है, खाली बस पढ़ते चले। अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी, ऊर्जा के क्षेत्र में कोई चीज पूछना पड़ेगा ही नहीं, अगर आपको पूछना पड़े तो आप पूछ सकते हैं, ये तो आपकी ही क्लास है। देखिए बायोटेक्नोलॉजी का ऊर्जा के क्षेत्र में भूमिका। अब ऊर्जा के क्षेत्र में भूमिका अगर मैं ये पढ़ाने लगूंगा तो आप कहेंगे कौन सी भूमिका? अरे भाई, एथेनॉल बनाया जाता है, इस प्रोसेस में बायोटेक्नोलॉजी का यूज है। बायोडीजल बनाने की प्रक्रिया में जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी का यूज है। बायोगैस बनाने की प्रक्रिया में बायोटेक्नोलॉजी का यूज है। अब बायोटेक्नोलॉजी का एग्जैक्ट आप कहेंगे क्या यूज है, ये सब एग्जामिनर को नहीं बताना होता। अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है तो उसको पढ़ाया ही जाता है, फिर पढ़ा के बताया जाता है, अच्छा ये है कि नहीं। तो एक चीज ध्यान रखें, हर चीज में आपको नहीं जाना है, नहीं तो फिर तो इंजीनियरिंग की क्लास हो जाएगी, फिर तो जैसे हम लोग बीटेक करते थे वैसी क्लास हो जाएगी। यहां पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए, अच्छा यहां भूमिका, यहां भूमिका, यहां भूमिका है। अगर आपने एप्लीकेशन आधारित चीजों को मेमोरी में रखा तो आपकी नैया पार होगी, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। और बहुत ज्यादा टेक्निकल जानते हैं चीज लिखने लगेंगे तो कट जाएंगे नंबर, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का एग्जाम, सिविल सेवा का एग्जाम बहुत अलग एग्जाम होता है। इसमें सरलता के साथ, सहजता के साथ चीजें बताई जाती, और बताते समय यह नहीं हो पता, बताते समय एग्जामिनर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये व्यक्ति इसी विषय से जुड़ा रहा है। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि ये विषय, ये स्टूडेंट साइंस का स्टूडेंट रहा, नंबर कट जाएगा आपका। इसीलिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है ताकि कोई ये ना पकड़ पाए कि आप किस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं। आप आर्ट स्ट्रीम के हैं, आप साइंस स्ट्रीम के हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, ये पता नहीं चलना चाहिए आंसर लिखते समय। और एग्जामिनर कैसे जान जाता है? आपके शब्दों के चयन से, शब्दों के उपयोग के। अगर बहुत विशेषीकृत आप आंसर लिख रहे हैं तो काट दिया जाएगा आंसर को, क्योंकि यहां पे तब तो जीएस, भाई आप जानते हैं जीएस पेपर का नाम क्यों रखा गया? जनरल स्टडी। आपके कोर्स में जनरल स्टडी है, स्पेशल स्टडी नहीं है। अगर आप स्पेशल लिखने लगे किसी चीज पे तो वो वैसे काट दिया जाएगा, उसमें 0 नंबर आ जाएगा, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ये तो रिस्ट्रिक्शन है, जानते सिविल सेवा में। सिविल सेवा में सामान्य शब्दों में, यूपीएससी का जब आप मेंस एग्जाम देंगे, ध्यान से सुनेंगे, यूपीएससी का जब आप मेंस एग्जाम देते हैं तो एक जानते हैं निर्देश आता है कि अपनी बात को सामान्य शब्दों में कहने की योग्यता, प्रभावी तरीके से कहने की योग्यता, सारगर्भित तरीके से कहने की योग्यता की जांच की जाएगी। सामान्य शब्दों में आप बातें कह पाते कि नहीं, क्योंकि सेलेक्ट होने के बाद आपको जनता के साथ काम करना है और जनता के प्रतिनिधियों के साथ काम करना है। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, या तो आप जनता के साथ काम करेंगे या तो जनता के प्रतिनिधि के साथ करेंगे। और जनता ना तो बहुत पढ़ी लिखी होती है, ना जनता के प्रतिनिधि। या तो आपका मुकाबला होगा मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से, या आपका मुकाबला होगा जानते हैं जनता से, और दोनों बहुत पढ़े लिखे नहीं होते। इसीलिए वही स्टूडेंट जानते हैं अच्छा माना जाता है
जो सामान्य शब्दों में अपनी बात कहने की योग्यता रखता है, छोटे छोटे सेंटेंस लिखने की योग्यता रखता है, जो 10-12 शब्दों का सेंटेंस बना लेता है उसको क्रांतिकारी स्टूडेंट माना जाता है, और जो घुमा फिरा के बातें लिखता है उसको फर्जी स्टूडेंट माना जाता है। सीधे बात कहना, सरल शब्दों में बात कहना, कम शब्दों में बात कहना, ये पहली रैंक की तरफ आपको ले जाएगा। कई बार इंग्लिश मीडियम में थोड़ा आसानी से नंबर क्यों मिल जाता है? तो अंग्रेजी में सेंटेंस बनाना भी कई बार आसान है, अंग्रेजी भाषा आसान है, जिसके नाते उसमें काम करना आसान होता है। इसलिए जानते घबराना नहीं है, क्योंकि मैं तो सारी नीट जानता हूं, यूपीएससी में क्या है या आपके बीपीएससी में क्या है या बाकी सारे स्टेट में क्या है। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, कभी कोई जैसे मान लीजिए हिस्ट्री लिखते समय ये नहीं पता चलना चाहिए कि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, और ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जिससे पकड़ में आ जाए कि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। सामान्यीकरण करिए अपने ज्ञान को, सामान्य जनरल स्टडी करना है। सामान्य अध्ययन मतलब अध्ययन जो होना चाहिए वो विशेष नहीं होना चाहिए। इसलिए पढ़ाते समय हम लोग भी ध्यान रखते हैं बहुत, अरे भाई बहुत सारी चीजों पे तो हमारी विशेषज्ञता ही है, इसके बाद भी कभी आपको पता नहीं चलता होगा कि उस चीज को मैं बहुत फोकस कर रहा हूं। वो तो कई बार जानते हैं, हाँ पीटी उटी का एग्जाम है तो कई बार उस चीज को चर्चा कर दिया जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर हो सकता है उसी पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा रहा हो। लेकिन मेंस में तो कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं पूछा जाता ना। कृषि के क्षेत्र में क्या योगदान है, मानव जीवन को बेहतर करने में क्या योगदान है, ऊर्जा के क्षेत्र में क्या योगदान है, स्वच्छता प्रबंधन में क्या योगदान है, बहुत जनरल शब्दों का प्रयोग है। नहीं, कल से 3 क्लास नहीं होगी, क्लास होगी तो मैं बताऊंगा आपको, यहां भी टाइम को एडजस्ट करना पड़ता है ना। तो अब देखिए ध्यान सुनेंगे। अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी का रोल ऊर्जा में, बायोटेक्नोलॉजी का ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान। अब बायोटेक्नोलॉजी ध्यान सुनेंगे, ये 2 शब्द है, मैंने शुरू में भी समझाया था। बायो का मतलब होता है जीव जंतु वनस्पति, और टेक्नोलॉजी का मतलब मानव के लिए उपयोग में लाना। अब देखिए यहां पर बायो का मतलब बायोलॉजी है, ये बायो का मतलब है ये लाइफ है, जीवन है। अब जीवन जानते हैं वनस्पति है कि जंतु है कि सूक्ष्म जीव है, इसको मानव के लिए उपयोगी बना देना। तकनीकी का मतलब क्या, इसको मानव के लिए उपयोगी बनाना। अब जब जीव जंतुओं वनस्पतियों का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है और इसके लिए जानते तकनीकी का विकास किया जाता है, तो बायोटेक्नोलॉजी का ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान हो जाता है। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी है, बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी है। और बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी का मतलब वनस्पतियों, जीव जंतुओं, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके आप क्या कर रहे हैं। तो जब वनस्पतियों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके ऊर्जा उत्पादन, या जब वनस्पतियों, सूक्ष्म जीवों, जंतुओं का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है और इसके लिए तकनीकी प्रयोग किया जाता है, तो वही बायोटेक्नोलॉजी हो जाता है। तो आप लिख लेंगे ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान, लिखे जब वनस्पतियों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों, अब मैं तीनों दिखाता हूं आपको, एवं सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, तो उसे बायोटेक्नोलॉजी का ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान या विस्तार के रूप में जाना जाता है। जब वनस्पतियों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त किया जाता है,
तो उसे बायोटेक्नोलॉजी का ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान या विस्तार के रूप में जाना जाता है। योगदान या विस्तार के रूप में जाना जाता है। तो वनस्पतियों का, जंतुओं का, सूक्ष्म जीवों का कैसे बेहतर से बेहतर उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त किया जाए, कैसे ऊर्जा प्राप्त किया जाए। अब इसके लिए चाहे आप वनस्पति का ही उत्पादन करें तब भी बायोटेक्नोलॉजी का रोल हो गया। भाई ज्यादा से ज्यादा एथेनॉल बनने वाले या ज्यादा से ज्यादा एथेनॉल प्राप्त किए जाने वाले अगर आपने गन्ने बना दिए तो हो गया बायोटेक्नोलॉजी का रोल। ज्यादा से ज्यादा आपने एथेनॉल बनाने के लिए अगर मक्की का ऐसी स्पीसीज डेवलप किया जिससे ज्यादा एथेनॉल बने तो हो गया बायोटेक्नोलॉजी का रोल। चाहे उत्पादन में रोल हो जाए, चाहे प्रोसेस बनाने में रोल हो जाए, चाहे उसको प्रिजर्व करने में रोल हो जाए, कहीं रोल हो जाए, हो गया रोल, हो गया रोल। और क्या बात समझ रहे हैं? तो वनस्पतियों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों, चाहे वनस्पति, चाहे जटरोपा, कराकस, करंज के उत्पादन में, चाहे मक्का और जानते हैं गन्ने के उत्पादन में हो जाए, महुए के उत्पादन में हो जाए, या आप जानते हैं तमाम चीजों को सड़ा गला करके प्रयोग में आप ला सकें। जैसे सब्जी बाजार का कचरा है, हैदराबाद सिकंदराबाद के बगल में बहुत बड़ा प्लांट लगाया गया है सब्जी बाजार के कचरे से, जानते हैं, बायोगैस बनाने का, मतलब मीथेन बनाने का। और लखनऊ से कानपुर के बीच में जानते हैं बहुत बड़ा प्लांट लगाया गया है कानपुर के सब्जी बाजार के कचरे और लखनऊ के सब्जी बाजार के कचरे के वेस्ट को बायोगैस में कन्वर्ट करने के लिए। बात समझ रहे हैं? तो वह भी उपयोग हो गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अब तो बायोटेक्नोलॉजी, ये नहीं समझना है कि क्या रोल है। अब देखिए, बायोटेक्नोलॉजी से 3 प्रकार के बायोफ्यूल बनाए जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग से ईंधन तीनों रूपों में प्राप्त किए जाते हैं। तीनों रूपों में प्राप्त किए जाते हैं। नंबर 1 जानते हैं, ठोस रूप में भी। आप कहेंगे ठोस रूप में, हाँ ठोस रूप में भी बताते हैं। दूसरा जानते हैं द्रव रूप में, और नंबर 3 गैस रूप में। इन सॉलिड फॉर्म, इन गैसियस फॉर्म, इन लिक्विड फॉर्म। इन सॉलिड फॉर्म, इन गैसियस, फॉर्म, ठोस रूप में भी क्रिस्टल तैयार किए जाते हैं। अभी इस पे बहुत काम हो रहा है। फ्यूल क्रिस्टल तैयार किए जाते हैं। ये अभी बहुत ज्यादा इस पे वर्क नहीं हुआ है। फ्यूल क्रिस्टल, ये नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ते हुए समझेंगे। फ्यूल क्रिस्टल, आपने देखा होगा कि जो है बीच में ऐसा मजाक भी हो रहा था कि एक तरफ से आलू डालिए, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, और कई नेताओं ने भी इस शब्द का प्रयोग किया। तो वो जानते हैं उस समय तो मजाक लिया गया, लेकिन वो बहुत गलत नहीं है। आप किसी भी पदार्थ को किसी भी दूसरे पदार्थ में बदल सकते हैं। इसके लिए नैनो टेक्नोलॉजी के प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिकों ने मेटेलिक रबर बनाया। पहले माना जाता था धातु वो है जिसमें चालकता पाई जाती है, कंडक्टिविटी पाई जाती है, वो मेटल है, और अधातु वो है जिसमें कंडक्टिविटी नहीं पाई जाती, जो इंसुलेटर है। लेकिन वैज्ञानिकों ने ऐसा पदार्थ बना दिया, मनचाहा पदार्थ, जिसमें धातु का भी गुण है, अधातु का भी गुण है, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज है। दैट इज मेटेलिक रबर। मेटेलिक रबर में बहुत तेज विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और ऐसे हाथ से पकड़ लीजिए कुछ होता नहीं। अब मनचाहे पदार्थों का विकास संभव हो गया। ऐसा पदार्थ बनाना संभव हो गया है जिसमें मनचाहे ढंग से कोई भी गुण डाल सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं। डिजाइन्ड मटेरियल,
तो फ्यूल के लिए क्रिस्टल तैयार करना, क्वांटम डॉट्स, पिछली बार यूपीएससी में पूछा गया था क्वांटम डॉट्स, और आरएस के एग्जाम में पिछले मेंस में क्वेश्चन आया क्वांटम डॉट्स। तो बहुत सारे क्रिस्टल, फ्यूल क्रिस्टल तैयार किए जाते हैं, लेकिन ये चीज अभी तुरंत नहीं समझ पाएंगे, लेकिन खाली ऐसे एग्जाम्पल रख सकते हैं। और द्रव के रूप में है तो आप जान ही रहे हैं, आपके यहां खुद ही हो रहा है। ये एथेनॉल, वो जब पढ़ाएंगे उधर तो थोड़ा देख लेना है इमर्जिंग में। बायोडीजल, और ये जानते हैं बायोगैस, बायोगैस। और नहीं तो कम से कम ये एग्जाम्पल तो आपको सहजता के साथ मालूम है। बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग से ईंधन तीनों रूपों में प्राप्त किए जा सकते हैं, ठोस रूप में, फ्यूल क्रिस्टल्स के रूप में, लिक्विड फॉर्म में एथेनॉल और बायोडीजल के रूप में, और गैसियस रूप में बायोगैस के रूप में। अब इसमें ये तीन तो कॉमर्शियल हो चुके हैं, इस पे वर्क चल रहा है, ये कॉमर्शियली फिजिबल है, ये कॉमर्शियल हो चुके हैं, वाणिज्यिक हो चुके हैं, ये कॉमर्शियल हो चुके हैं, वाणिज्यिक उपयोग हो रहा है इनका, मतलब कॉमर्शियल यूज है इनका, वाणिज्यिक, वाणिज्यिक उपयोग है इनका, वाणिज्यिक उपयोग है। अब फटाफट जानते सबको देख लिया जाए, ताकि ज्यादा समय नहीं देना, केवल जानिए, तुरंत उसको, उस चीज को लिखिए और उसको कंप्लीट मानिए, बस सोचिए इसके बाद नहीं कुछ लिखना है। बहुत चिंतक टाइप का स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, बहुत, क्योंकि मेंस में जानते चीजों को कंप्लीट करना, ज्यादा से ज्यादा चीज को कवर करना जरूरी होता है, ज्यादा पॉइंट्स लिखना जरूरी होता है। हर एग्जामिनर तीन चीज चेक करता है, कितना रिलेवेंट आंसर है, मतलब हर पार्ट का आंसर है या नहीं, क्वेश्चन में जितने पार्ट है सबका उत्तर दिया है तो रिलेवेंट आंसर माना जाएगा, और जितनी पॉइंट जरूरी है उसमें अधिकतर पॉइंट का आपने जवाब दिया है तो सफिशिएंट माना जाएगा। और अगर आपने चित्र, डायग्राम ये सब बनाया तो मीनिंगफुल आंसर माना जाएगा, और सबको पिरो दिया है तो स्किल माना जाएगा कि आपके अंदर स्किल है। गुणों का टेस्ट होता है, कितना रिलेवेंट, कितना सफिशिएंट, कितना मीनिंगफुल आंसर है, और कितना जानते हैं अट्रैक्टिव, रोचक, आकर्षित करने वाला आंसर है। ये सब योग्यता है। अब इसमें देखिए, जैसे इथेनॉल, फटाफट देखें आप, अब इथेनॉल है, ये मैंने वो जिस दिन मैं बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग बता रहा था उस दिन भी समझाया था। अब देखिए इथेनॉल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आपको कोई स्टार्च यूज करना है, या तो कोई ग्लूकोज का या तो कोई स्टार्च यूज करना है, या तो कोई ग्लूकोज के कंटेंट्स को यूज करना है, कोई स्टार्च वाले या ग्लूकोज वाले, फ्रक्टोज वाले, ग्लूकोज। अब जैसे मक्का है, आलू है, या जैसे गन्ना है या महुआ है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मतलब एक तरीके से देखा जाए कार्बोहाइड्रेट, ईमानदारी से देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट। अब लेकिन इतना सब भी जानते हैं, साइंस के वर्ड यूज नहीं करना है कि आपको कार्बोहाइड्रेट, ये तो मैं यहां समझा देता हूं। अब देखिए स्टार्च या ये, अब इससे भी जानते हैं इथेनॉल बन सकता है, इससे भी बन सकता है, ये ऊपर खाली ऐसे दिखा दे तो बहुत है, बाकी सामान्य ही लिखने की आदत डालिए। अगर आपको रैंकर बनना है, बहुत अच्छी रैंक लानी है, तो सामान्य शब्दों का प्रयोग। अब चूंकि बिहार में इथेनॉल बनाया जा रहा है मक्के का उपयोग करके, और यूपी में बनाया जा रहा है गन्ने का प्रयोग करके, यूपी में गन्ने का प्रयोग करके, मतलब शुगर टाइप का, ये शुगर बेस्ड है,
चीनी आधारित है। इसी नाते जानते हैं, अब देखिए जब इथेनॉल आए तो आप ऐसे लिख दिया करिए सीधे, ज्यादा इधर उधर नहीं। जैसे आपके स्टेट में मक्का है तो मक्का प्लस गन्ना, ऐसे लिखने की आदत डाला करिए। और फिर जब इसको मिला करके इसका फर्मेंटेशन किया जाता है, किण्वन किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है, तो यहां पर देखिए एथेनॉल बनता है। दिस इज द एथेनॉल, ये एथेनॉल है, ये एथेनॉल बनता है। और यही एथेनॉल जानते डीजल में मिला करके प्रयोग में लाया जाता है। यह डीजल में मिलाकर प्रयोग में लाया जाता है, यह डीजल में मिलाकर के प्रयोग में लाया जाता है। और वर्तमान में जानते हैं 10% है, 2023 से जानते 20% की शुरुआत होगी, 2025 तक 20%। तो सीधे लास्ट लक्ष्य लिखा करिए, 2025 तक कुल डीजल में 20% मिश्रित करने का, ब्लेंडेड मिश्रित करने का लक्ष्य है। पहले इतना लिखिए। ये जानते एथेनॉल हो गया। अब सबको जानते एक एक लाइन खाली बस दिखा देना है। अब देखिए बायो डीजल में, और फिर इसके बाद एक जानते हैं एक चार्ट बना लेना है कि कैसे उपयोग है, क्या लाभ है, क्या चुनौतियां हैं, सब लिख लेना है। देखिए बायोडीजल, ये तो मैं आपके समझाने के लिए लिख दे रहा हूं, बाकी अभी कैसे लिखेंगे उसकी बात करते हैं। अब देखिए बायोडीजल में जट्रोपा है, जिसको रतनजोत आप कहते हैं, रतनजोत, ये 3 चीजों को अनुमति, जट्रोपा, कराकस, करंज। अब इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं, ध्यान सुनेंगे, इसको एथिल अल्कोहल के साथ। इसका पहली बात तो इसका जो बीज होता है उससे तेल निकाला जाता है। जट्रोपा, कराकस, करंज के बीज से आयल निकाला जाता है, जिसको फैटी एसिड बोला जाता है साइंस की भाषा में। बात समझ रहे हैं? देखिए इनके बीज से तेल निकाला जाता है, इनके बीज से। लेकिन ये सब कोई पीटी का एग्जाम नहीं है कि सब बताया जाए, खाली आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। इनके बीज से तेल निकाला जाता है, आयल निकाला जाता है, और इसको एथिल अल्कोहल में मिलाकर के गर्म किया जाता है। अब देखिए यहां पे एथिल अल्कोहल और यहां पर ऐसे गर्म, इसको गर्म किया जाता है, जिसको आप सामान्यतः ऐसे बनाते थे, लेकिन बहुत ज्यादा साइंस का यूज नहीं करना है, खाली लगना चाहिए कि आपको समझ है। अब यहां से बायोडीजल बन गया, बायोडीजल और प्लस ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल ऐसे होता है, अगर आप साइंस जानना चाहें तो ऐसे, लेकिन इतना ज्यादा जानने की ही क्या जरूरत है। पीटी हो तो आपको ग्लिसरॉल का हो सकता है फार्मूला भी लिख के आ जाए, बायोडीजल और ग्लिसरॉल।
अब बायोडीजल जानते हैं सीधे यूज किया जा सकता है, मिलाने की जरूरत नहीं है। इसको डीजल में भी मिला सकते हैं, सीधे भी यूज में कर सकते हैं। जब पहला डीजल इंजन खोजा गया तो वो बायोडीजल आधारित था। ये बायोडीजल है और ये ग्लिसरॉल है। साथ मिला के नहीं निकाला जाता है। जैसे सरसों पेराई जाती है, सरसों पहले खेतों में उगाया जाता है, फिर उससे सरसों निकाली जाती, फिर उसे पेराया जाता, तेल निकल गया। अब तेल को एथिल अल्कोहल के साथ मिला के गर्म, ये तो घर में बना सकते हैं। मैंने स्वयं बनाया था बायोडीजल घर पे, आप बना के देख लीजिएगा। अभी मत देखिएगा, मतलब एग्जाम के बाद प्रैक्टिकल कर लीजिएगा कि आप जानते हैं खुद घर में बना सकते हैं एथिल अल्कोहल, और जानते हैं कोई भी तेल मिला दीजिए, सरसों का तेल भी मिला दीजिए तो आधे घंटे के बाद गर्म करेंगे ना, बायोडीजल बन जाता है। बायोडीजल बनाना बहुत आसान होता है। इसके जनक जानते हैं, जोन्सा देश परित एक महान वैज्ञानिक थे, उनकी डेथ हो गई, ब्राजील के थे। उन्होंने ही दुनिया में सबसे पहले बायोडीजल बनाया था। तो जट्रोपा तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। ये यूपी में आप देखिए, ये उत्तराखंड में आप देखिए कितना जट्रोपा का जानते पौधा है, सब तराई क्षेत्र में जट्रोपा का, रतनजोत का बड़ा अच्छा होता था। ये इससे बायोडीजल बनता है और ग्लिसरॉल बनता है। और बायोडीजल को डायरेक्ट इंजन में यूज किया जा सकता है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छी होती है। लेकिन अब इतना कोई बायोडीजल पे डायरेक्ट सवाल तो आने वाला नहीं है। बायोडीजल पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन अब नहीं आने वाला। जिस समय चर्चित हुआ था उस समय पूछा गया था, करंट अफेयर का पूछ। अब तो खाली आपको बताना है कि बायोटेक्नोलॉजी में इसकी भूमिका। और तीसरा बायोगैस। अब यहां बायोगैस, जैव गैस, जैव गैस का मतलब है बायोमीथेन। बस खाली शब्द से परिचित हो जाइए, जैव मीथेन। और बायोमीथेन चाहे गोबर सड़ा के बनाए, चाहे गोबर से बनाए, है कि नहीं। जैसे गोबर है, अभी गोवर्धन योजना भारत सरकार ने शुरू किया। अब गोबर को जानते हैं सड़ाएंगे, सड़ाने का मतलब किड़वन, फर्मेंटेशन करेंगे, इसका किड़वन किया जाएगा, फर्मेंटेशन, किड़वन, फर्मेंटेशन। तो ये मीथेन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे कोई भी जानते, कूड़ा कचरा भी बहुत सारा, सब्जी बाजार का कचरा, सब्जी बाजार का कचरा, गन्ने की खोई से बहुत अच्छा बनता है, धान की भूसी से बनता है, सब्जी बाजार का कचरा इससे भी बन जाता है। ये गन्ने की खोई से, गन्ने की खोई इससे भी बनता है, धान की भूसी, ऐसे बहुत सारी चीज से बनता है। इवन जानते हैं जो मानव का मल है, वो आपने देखा ही, बायो टॉयलेट में भी यही बनता है। ये बायोगैस है, ये बायोगैस है। अब आपको आइडिया हो गया, बस अब काम आसान हो गया। अब काम आसान। अब देखिए, पहली बात तो बायोफ्यूल है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, इससे लाभ क्या है कि नहीं, इससे चुनौतियां क्या है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। पहले इतना लिखिए आप, दो तीन चीजें इसमें जानना है। अब मैं देखिए फ्रेमिंग, जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा बायोफ्यूल क्या है, इसके विकास में जैव तकनीकी की भूमिका, या जैव तकनीकी का विभिन्न क्षेत्रों में योगदान पूछ सकता है। तो उस कैसे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से देखिए। पहले बायोफ्यूल पे मैं बात कर लेता हूं। जैव ईंधन पहले क्या है, फटाफट कंप्लीट करिए। क्या है, उद्देश्य क्या है इसका, तो ये सब तो आपको याद ही है। लाभ क्या है, चुनौतियां क्या हैं, और सरकार के कार्यक्रम, सरकार के कार्यक्रम, सरकार के कार्यक्रम।
पहले परिभाषा यही लिख लीजिए कि जब जीव जंतुओं, वनस्पतियों, सूक्ष्म जीवों या जीवाश्मों का उपयोग करके ईंधन प्राप्त किया जाता है, उपयोग करके ईंधन फ्यूल प्राप्त किया जाता है, ईंधन प्राप्त किया जाता है तो उसे बायोफ्यूल कहा जाता है, तो उसे बायोफ्यूल कहा जाता है। जब जीव जंतुओं, वनस्पतियों, सूक्ष्म जीवों या जीवाश्मों का उपयोग करके ईंधन प्राप्त किया जाता है तो उसे बायोफ्यूल कहा जाता है। जब जीव जंतुओं, वनस्पतियों, सूक्ष्म जीवों, जीवाश्मों का उपयोग करके ईंधन प्राप्त किया जाता है तो उसे बायोफ्यूल कहा जाता है। अब बायोफ्यूल जानते 4 प्रकार का होता है। अब बायोफ्यूल 4 प्रकार का होता है। अब बायोफ्यूल को थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि हम लोग कौन से प्रकार के जैव ईंधन, पहला फर्स्ट जनरेशन, दूसरा सेकंड जनरेशन, तीसरा थर्ड जनरेशन, चौथा फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, फर्स्ट जनरेशन, जनरेशन को जन लिखा जाता है, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, पहली पीढ़ी का बायोफ्यूल, पहली, इसको 1G भी कहते हैं, पहली पीढ़ी का जैव ईंधन 1G बायोफ्यूल भी कहा जाता है, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। ये 1G मतलब मोबाइल वाला नहीं है। फिर सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल, फिर थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल, फिर फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल, चौथी पीढ़ी का बायोफ्यूल। सुनील कुमार आप कह रहे हैं बायोफ्यूल पॉलिसी भी बता दीजिएगा। मैं स्वयं बताऊंगा, आपको कहना नहीं है। सरकार का प्रयास तो मैंने लिखाया है ना, तो उसमें पॉलिसी है तो बताएंगे। कुछ आपको कहना नहीं पड़ेगा, अगर आप कहेंगे फिर मैं पढ़ाऊंगा तो फिर पढ़ाना बेकार है। मैं स्वयं जानते हैं आपके, ऐसा मत सोचिए, मैं स्वयं जो है आपकी क्या जरूरत है, क्या नीड है, कैसे एग्जाम है, वो सब जानता हूं। आपसे अगर पूछना पड़े और फिर पढ़ाना पड़े तो समझिए मैं अच्छा शिक्षक ही नहीं हूं। शिक्षक वही है जो विद्यार्थियों के पढ़ाई लिखाई के भार को कम कर दे, बढ़ा नहीं दे। शिक्षक उसे कहा जाता है जो विद्यार्थियों के पढ़ाई लिखाई के भार को कम कर दे, जरूरत को पूरा कर दे, टारगेटेड कर दे, तभी उसे जानते हैं शिक्षक कहा जाता है। व्यवसायिक शिक्षक, भाई हम लोग कोई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के शिक्षक थोड़े ही हैं, हम लोग प्रतियोगी परीक्षा के शिक्षक हैं। और यहां प्रतियोगी परीक्षा के शिक्षक का मतलब होता है एग्जाम की नीड को पूरा कर दे, मतलब जितना संभव हो सकता है उतना पूरा कर दे। बाकी 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, कुछ क्वेश्चन, तो उससे घबराना नहीं है। अब देखिए, अब ये चारों को आपने नाम लिख लिया, अब मैं उसके सामने नीचे सजा देता हूं। कैसे? देखिए, बायोफ्यूल,
जैव ईंधन। कोई जानते हैं, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई मैं पहला बैच नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं 500 से ज्यादा बैच इकोनॉमी का, 500 से ज्यादा बैच साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पढ़ा चुका हूं, ज्योग्राफी का भी कम से कम 400 बैच, आईआर का कम से कम 200 बैच, ये सब पढ़ा चुके हैं। इतने ज्यादा पढ़ा चुके हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई पहली बार पढ़ा रहे हो तो दिक्कत हो सकती है, जब इतना ज्यादा पढ़ाया ही जा चुका है। और हर साल 40-45 बैच पढ़ाते हैं, राजस्थान में ही कम से कम 20-22 बैच, और इसके अलावा आपके बिहार में भी कम से कम 7-8 बैच तो पढ़ाते ही हैं, 5-6 बैच तो एकदम कंफर्म पढ़ाते हैं बिहार में। राजस्थान में 20-22 बैच पढ़ाते हैं, गुजरात में भी कम से कम 4-5 बैच पढ़ाते हैं। तो इसलिए एकदम सारी चीज से परिचित है। यूपी में पढ़ाते हैं, यूपीएससी का 10-12 बैच पढ़ाते हैं। इसलिए कहीं कोई क्वेश्चन होगा और मुझे ध्यान नहीं होगा, ऐसा बहुत कम हो सकता है। अब देखिए, पहला बायोफ्यूल उसे कहा जाता है, देखिए फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल उसे कहा जाता है जो फूड सोर्स से बनता है, और दूसरा जो नॉन फूड सोर्स से बनता है, और तीसरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है, और चौथा जो जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से बनता है। देखिए, जो फूड सोर्स से बनता है, खाने पीने वाले पदार्थों से बनता है, जैसे हम लोग बना रहे मक्के से एथनॉल, तो वो फर्स्ट जनरेशन हो गया। अगर फूड सोर्स से बनाते हैं तो फर्स्ट जनरेशन, नॉन फूड सोर्स से बनाते हैं, जो 2018 में बायोफ्यूल पॉलिसी लाई गई, उसमें नॉन फूड सोर्स से भी जानते हैं बायो एथनॉल बनाने और बायोडीजल बनाने की अनुमति दी गई। जैसे मान लीजिए जो है भंडार, जहां पे हम लोग खाद्यान्न का भंडारण करते हैं, जैसे एफसीआई का गोदाम है, एसडब्ल्यूसी का गोदाम है, सीडब्ल्यूसी का गोदाम है, जानते हैं उसमें जो हम लोग अनाज का भंडारण करते हैं और बहुत सारा अनाज सड़ जाता है, तो सड़े हुए अनाज का भी उपयोग आप बायोडीजल बनाने एथनॉल में कर सकते हैं 2018 से। और साथ में जो टूटा हुआ चावल है, टूटे हुए अनाज हैं, जिसका खाद्यान्न में भोजन में उपयोग नहीं हो सकता है, उनका उपयोग करके जानते हैं डीजल बनाने की अनुमति जो है 2018 की बायोफ्यूल पॉलिसी में की गई। और 2021 के बायोफ्यूल पॉलिसी बिहार सरकार ने जो बनाई, उसमें भी सेम अनुमति दी है। बिहार सरकार ने जो बायोफ्यूल पॉलिसी या एथनॉल पॉलिसी बनाई है, वो तो उसने वही रिपीट किया है जो जानते भारत सरकार ने किया है, उसी के जानते मोड ऑफ कंडक्ट पे है। हाँ देखिए, पुरनिया में बहुत अच्छी बात, श्रवण कुमार बहुत अच्छा, पुरनिया में है, वेरी गुड, पुरनिया वाले की चर्चा है। देखिए वन जी, जो फूड सोर्स से बनाया जाए, जो फूड सोर्स से बनाया जाए, जो खाद्य स्रोतों से बनाया जाए, जो फूड सोर्स से बनाया जाए। अब फूड सोर्स का मतलब क्या? खाने पीने वाली चीज से। हाँ बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए कई लोगों ने करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा, करंट अफेयर भी जानते, कुछ हम लोग करवाएंगे, बाकी अपने से हर पार्ट का अपडेट उसी के साथ करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट विषय पे जानते करवाएंगे भी। देखिए फूड सोर्स, ध्यान सुनेंगे, फूड सोर्स में जैसे मान लीजिए गन्ना है, ये तो खाने पीने की ही चीज है ना, गन्ना है, मक्का है, या जानते टूटा हुआ चावल है, टूटा चावल है, सब्जी है कि नहीं, महुआ है, ये सब तो खाने की चीज है ना, महुआ है, तो ये 1G बायोफ्यूल में आएगा। और नॉन फूड सोर्स, जो ये नॉन फूड सोर्स से जो बायोफ्यूल बनाया जाता है, हाँ, तो ऐसा जो नॉन फूड सोर्स से
नॉन फूड सोर्स से बनाया जाता है, जो नॉन फूड सोर्स से बनाया जाता है, जो नॉन फूड सोर्स से बनाया जाता है, जैसे कचरे से, गोबर से, है कि नहीं, जैसे गोबर से, कचरे से, सब्जी बाजार के छिलके से, सब्जी बाजार से, सब्जियों फलों के छिलके से, सब्जियों फलों के छिलके से, सब्जियों फलों के छिलके से, या जानते हैं गन्ने की खोई से, धान की भूसी से, 1G 2G ही अभी मैं लिख रहा हूं, गन्ने की खोई से, गन्ने की खोई से, धान की भूसी से, धान की भूसी से, ये 1G 2G आपने लिख लिया कि 1G का मतलब फूड सोर्स, 2G का मतलब नॉन फूड सोर्स, और 3G का मतलब है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी, और 4G का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से। अब देखिए इसको मैं ब्रीफ यहां कर देता हूं भैया। 1G बायोफ्यूल, या 1G ऐसे लिखा, बायोफ्यूल जो फूड सोर्स से बनाया जाए, जो फूड सोर्स है। 2G बायोफ्यूल, 2G बायोफ्यूल जो नॉन फूड सोर्स है, जो नॉन फूड सोर्स से बनाया जाए। और 3G जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव से बनाया जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाए, जैसे जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, शैवाल से, है कि नहीं, या और तमाम कीड़े मकोड़े से, कीड़े मकोड़ों से। ये 3G बायोफ्यूल हो जाएगा। करंट अफेयर नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यू, क्योंकि पहले तो जो सिलेबस है वो कंप्लीट किया जाए। करंट अफेयर तो मैं साथ ही साथ कवर करूंगा, करंट अफेयर तो मैं हर पार्ट का करंट अफेयर उसी के साथ खत्म कर दूंगा, अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यू रहेगा तो उस पर जरूर चर्चा होगी। पहले टारगेट है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपका सिलेबस खत्म कर लिया जाए, पहले इस टारगेट को पूरा करें। समय कम है ना, इसलिए बहुत इफेक्टिव उपयोग करना होगा। फोर जी का मतलब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से बनाई जाए, जो जीएम क्रॉप से, जो जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से जो प्राप्त किया जाए, बनाया जाए, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से बनाई जाए, जो जीन रूपांतरित फसलों से बनाया जाए, जीन रूपांतरित फसलों से, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से।
करंट अफेयर नहीं है कोई सेक्शन, वो आईआर का पार्ट है। नेशनल और इंटरनेशनल उसे तो एक पार्ट है, वो करंट अफेयर नहीं उसे कहें, वो खाली लिखा गया है वैसे। जीन रूपांतरित फसलों से तो ये हो गया क्या है, आप समझ गए। पहले तो आप बता देंगे परिभाषा, फिर 1G 2G 3G 4G को जानते, थोड़ा सा समझा देंगे, एग्जामिनर जान जाता है कि आप जानते हैं। अब उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सॉरी दूसरा नंबर है ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य क्या है, ध्यान से सुनेंगे। जो पेट्रोलियम प्रयोग में लाया जाता है उसी में मिला करके उपयोग करना, पेट्रोलियम में मिश्रित करके ईंधन का, बायोफ्यूल का उपयोग करना। पेट्रोलियम डीजल, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम बहुत ही व्यापक शब्द आप लिखा करें, ऐसा नहीं प्राकृतिक गैस में भी मिला करके या सीधे यूज की जा सकती। पेट्रोलियम में मिश्रित करके या स्वतंत्र रूप से भी, या स्वतंत्र रूप से उपयोग करना, क्योंकि बायोगैस का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हैं। पेट्रोलियम में मिश्रित करके या स्वतंत्र रूप से उपयोग करना, पेट्रोलियम में मिश्रित करके या स्वतंत्र रूप से उपयोग करना। अब इससे लाभ क्या है, बायोफ्यूल से लाभ, बायोफ्यूल से लाभ। देखिए बायोफ्यूल से आप सभी लोग जानते हैं, जब बायोफ्यूल बनाया जाएगा तो आयात पर निर्भरता कम होगी। अभी टोटल आपको देखेंगे भारत का सबसे बड़ा आयात अप्रॉक्सीमेटली 27 to 28% इस समय इंपोर्ट पेट्रोलियम का है। पहले ये 35% तक का था, लेकिन कोरोना के दौरान पेट्रोलियम की खपत कम हुई, जिसके नाते आयात थोड़ा सा कम हो गया। मतलब तब भी सबसे बड़ा आयात क्रूड ऑयल का है, तो हम आयात पर, ईंधन के आयात पर निर्भरता कम होगी, ईंधन के आयात पर निर्भरता कम होगी। ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी, नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में और निरंतर ऊर्जा की उपलब्धता, एनर्जी सिक्योरिटी संभव होगी, एनर्जी सिक्योरिटी संभव होगी। ध्यान से सुनेंगे। पर्यावरण का प्रदूषण भी कम होगा, पर्यावरण प्रदूषण घटेगा, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरणीय प्रदूषण या पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करना संभव होगा, कम करना संभव होगा, पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करना संभव होगा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को। अच्छा, ईंधन का एक नया साधन प्राप्त होगा,
ईंधन का नया स्रोत प्राप्त होगा। ये नॉन कन्वेंशनल नया स्रोत जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। इससे जानते हैं किसानों की आय में अतिरिक्त वृद्धि होगी। किसान केवल अन्नदाता बन करके ही, किसानों की आय केवल अन्नदाता बन करके नहीं बढ़ाई जा सकती, किसान को ऊर्जादाता भी बनाना है, तभी उसकी आय बढ़ेगी। तो किसानों की आय में वृद्धि होगी, किसानों की आय में वृद्धि होगी, किसानों की आय में वृद्धि, कृषि का वाणिज्यीकरण संभव होगा, कृषि का वाणिज्यीकरण संभव होगा, कृषि का वाणिज्यीकरण संभव होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। वेरी गुड, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। कृषि आधारित उद्योग बढ़ रहा है ना, तो रोजगार के अवसर में वृद्धि तो होगी। अच्छा, इसके अलावा तकनीकी के विकास को बढ़ावा मिलेगा, तकनीकी एवं नवाचार के विकास को बढ़ावा मिलेगा, तकनीकी एवं नवाचार के विकास को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे बहुत सारा है, मतलब अभी भी बहुत सारा पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन इतना काफी है। अब चुनौतियां क्या है? अब चुनौतियां क्या हैं इसमें? फिर सरकार के प्रयास, चुनौतियां, चैलेंजेस, बाधाएं, चिंताएं। पहली चुनौती ये है कि अभी इसकी लागत ज्यादा है, लागत अधिक है, विस्तार मतलब उपयोग सीमित है, उपयोग एवं विस्तार सीमित है, उपयोग एवं विस्तार सीमित है, उपयोग और विस्तार सीमित है। इससे जानते हैं खाद्य पदार्थों का, देखिए इसमें खाद्य पदार्थों का उपयोग हो सकता है, जिससे फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा में पैसा ज्यादा होगा, तो लोग ऊर्जा बनाएंगे, खाने पीने का शॉर्टेज हो सकता है। खाद्य पदार्थों का ऊर्जा में उपयोग हो सकता है, उपयोग हो सकता है, इससे खाद्य पदार्थों का, इससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी, इससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी। अच्छा, इसके अलावा इसमें पानी का भी यूज होता है, तो पानी का जानते हैं वाटर यूज ज्यादा होता है, इसमें पानी का उपयोग ज्यादा होता है। बहुत अच्छी बात।
खाद्य फसलों का रकबा भी कम होगा। वेरी गुड। जैसे हरित क्रांति से क्या हुआ कि अनाज वाली फसलों का रकबा बढ़ गया, बाकी फसलों का रकबा घट गया। तो इससे जानते खाद्य फसलों का क्षेत्र घटेगा, क्योंकि इसमें लाभ ज्यादा है, क्षेत्र घटेगा। वेरी गुड। अच्छा, इसमें पानी का उपयोग ज्यादा होता है, पानी का उपयोग अधिक होता है, और एक जानते टेक्निकल चुनौती, एक चुनौती बहुत टेक्निकल है। उर्वरा शक्ति वाला पॉइंट थोड़ा सा कम लिखेंगे, क्योंकि जैसे जट्रोपा कराकस करंज उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है। खाली यही जानते गन्ना और मक्का वगैरह दिक्कत करेगा, इसलिए ये वाला पॉइंट नहीं लिखेंगे, उर्वरा शक्ति कम हो जाती। हाँ, लेकिन जानते बायोडीजल को जब इंजन में प्रयोग में लाया जाता है तो पिस्टन के बीच में गम बनने लगता है। तो जिसमें बायोडीजल मिलाया जाता है उसका पिस्टन जल्दी खराब हो जाता है, इंजन जल्दी खराब होता है, इंजन की आयु कम हो जाती है, क्योंकि पिस्टन में गम बनने लगता है, गोंद बनने लगता है। क्योंकि पिस्टन में जानते इंजन की आयु कम हो जाती, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि पिस्टन, अब अगर ऐसे लिखेंगे तो लगेगा आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, बस इंजन की आयु कम हो जाती है इतना लिखेंगे, क्योंकि पिस्टन के बीच गोंद बनने की समस्या, गम बनने की चुनौती आ जाती, गम बनने की चुनौती आ जाती है, गोंद बनने की चुनौती आ जाती। अब सरकार का प्रयास देखेंगे, अब सरकार का प्रयास, सरकार का प्रयास, केंद्र सरकार, बिहार सरकार, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, ये 2018 में, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018, और एथेनॉल पॉलिसी 2021, एथेनॉल नीति 2021। हाँ, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब थोड़ा सा इसमें जानते लिख लेना है और थोड़ा सा इसमें लिख लेना है। इसके अंतर्गत बायोफ्यूल में तो बहुत सारी वैरायटी, मतलब इसमें बहुत सारी चीजों पे फोकस है। बिहार सरकार ने एथेनॉल पे फोकस किया है, तो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति,
देखिए इसके अंतर्गत तो तीनों पे फोकस है, बायोडीजल, इथेनॉल और बायोगैस। लेकिन जो बिहार सरकार की इथेनॉल पॉलिसी है वो जानते हैं, उसमें केवल इथेनॉल पे फोकस है। इथेनॉल पॉलिसी 2021 ये जो बिहार सरकार के द्वारा, इसमें केवल एथनॉल पर फोकस है। बिहार के 38 जिलों में, बिहार के 38 जिलों में। और ये देखिए जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है, इसमें क्या क्या बात की गई है, जरा ध्यान से सुनेंगे। इसमें पहली पीढ़ी, मतलब 1G सीधे लिखते हैं, इसमें 1G बायोफ्यूल, 2G बायोफ्यूल को अनुमति दी गई है, को अनुमति दी गई है। 1G बायोफ्यूल और 2G बायोफ्यूल को अनुमति दी गई है। और इथेनॉल ब्लेंडेड ब्लेंडेड पेट्रोल और डीजल इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल एवं डीजल को 20% तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ अनुमति दी गई। लक्ष्य के साथ अनुमति। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल और डीजल लक्ष्य के साथ अनुमति है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में है वो है कि अतिरिक्त खाद्यान्न या सड़े हुए अनाज का उपयोग बायोडीजल में किया जा सकता है। पहले इस पर बड़ी आपत्ति थी, लेकिन एफसीआई के गोदाम में बहुत सारा अनाज सड़ जाता है। 2018 के बायोफ्यूल पॉलिसी में अतिरिक्त अनाज, सड़े हुए अनाज के बायोफ्यूल में उपयोग को अनुमति दी गई है। उपयोग को अनुमति दे दी गई। उपयोग को अनुमति दे दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ऊर्जा के क्षेत्र में इसके उपयोग
क्या है इस संदर्भ में बायोफ्यूल या एथनॉल भी शब्द आ सकता है, बायोफ्यूल, इस संदर्भ में बायोफ्यूल के महत्व पर चर्चा कीजिए। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ऊर्जा के क्षेत्र में इसके उपयोग क्या है, इस संदर्भ में बायोफ्यूल के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो बहुत आसान है, एक तो बायोटेक्नोलॉजी एक पार्ट ये है, दूसरा ऊर्जा के क्षेत्र में वही 3 प्रकार की ऊर्जा, और तीसरा बायोफ्यूल के इंपॉर्टेंस अर्थात महत्व की बात है, मतलब यहां पर लाभ, और जब महत्व बताया जाता है तो साथ में चुनौती बताई ही जाती है, क्योंकि चर्चा करने में सारे पक्ष पे चर्चा की जाती है। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर लाभ और चुनौतियां बताना पड़ेगा और इसके बाद निष्कर्ष लिखना होगा। तो बहुत आसानी से इसको आप पकड़ ले जाएंगे इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न को आप समझ गए। अब ध्यान सुनेंगे, अब बायोटेक्नोलॉजी का ध्यान से सुनेंगे। बायोटेक्नोलॉजी की जब बात होती है तो एनर्जी में क्या है उसकी भूमिका, कृषि में क्या है उसकी भूमिका, स्वच्छता प्रबंधन में क्या है उसकी भूमिका, अब फार्मा सेक्टर में जानते हो उसकी क्या भूमिका है, या उसकी बायो आईटी में क्या भूमिका है। ये 2 चीज हैं जिन पर और काम करने की आवश्यकता है। तो अब देखिए, जैसे हम लोग जब बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो अभी हम लोगों ने देख लिया, एक तो एग्रीकल्चर में, मतलब बायो एग्रीकल्चर, ये हमारा पूरा हो गया। इसके अलावा हम लोगों ने पूरा कर लिया बायो सैनिटेशन, ये भी पूरा हो गया, जैव स्वच्छता। फिर हम लोगों ने बायो एनर्जी को भी कंप्लीट कर लिया, और इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी का मानव जीवन में सामान्य उपयोग, ये भी पूरा कर लिया। बायो टेक्नोलॉजी का मानव जीवन में सामान्य उपयोग क्या क्या, किस क्षेत्र में क्या, ये भी कर लिया। अब खाली 2 चीज जानते इस चैप्टर में बाकी रह गई है। 2 चीज इस चैप्टर में बाकी रह गई है। एक बाकी रह गया है कि बायो हेल्थ, मतलब जिसको बायो फार्मा, बायो हेल्थ। एक तो हम लोगों को बात करना है बायो हेल्थ या बायो फार्मा या बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिकल साइंस, या इसी को कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिकल साइंस। और इसके अलावा हम लोगों को पढ़ना रहेगा बायो आईटी। इतना पढ़ने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, ये 2 पार्ट रह गया, बायो फार्मा, बायो हेल्थ और ये बायो आईटी। अब ये दोनों का पहले तो मैं इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है इसको क्लियर कर दूं कि बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिकल या बायोटेक्नोलॉजी इन फार्मा या बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ और बायोटेक्नोलॉजी आईटी क्या है। अब ये 2 क्लियर हो जाएगा तो इसका सारा मतलब, आप चाहे बिहार में क्वेश्चन लिखें चाहे यूपीएससी में लिखें, अब आपके बाएं नहीं जाएगा क्वेश्चन, सब दाएं आ जाएगा। तो देखिए, बायो हेल्थ में क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनेंगे। चाहे बायो हेल्थ कहा जाए या बायो फार्मा कहा जाए या बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिकल कहा जाए, बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिकल साइंस कहा जाए, बायोटेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस, बायो हेल्थ, बायो फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिकल साइंस। अब देखिए, इसी में आपको पढ़ना होगा क्लोनिंग, क्योंकि ये मेडिकल साइंस और इसमें फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स भी, जैसे क्लोनिंग है। आप कहेंगे ये कैसे है, अभी पढ़ाएंगे तो आपको ये आइडिया लगेगा। इसी के अंदर आईवीएफ टेक्नोलॉजी, आईवीएफ टेक्नोलॉजी
इसी के अंदर स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, इसी के अंतर्गत जीन थेरेपी है, जीन थेरेपी, इसी के अंतर्गत जीन एडिटिंग है, इसी के अंतर्गत क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है, इसी के अंतर्गत क्रिस्पर, क्रिस्पर पे बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है, या इसी पे जानते हैं जेनेटिकल इंजीनियरिंग है, जेनेटिकल इंजीनियरिंग है। तो ये जितना भी जानते हैं संदर्भ है, ये बायो फार्मा, बायो हेल्थ से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा हेल्थ चैप्टर मैं अलग पढ़ाऊंगा, वो अलग है। ये बायोटेक्नोलॉजी का हेल्थ है, और हेल्थ एक अलग चैप्टर है जिसमें सारा वैक्सीन से लेके सारे पॉइंट पर चर्चा करेंगे। वो बीपीएससी में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये तो हो गया बायो हेल्थ, बायो फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिकल साइंस। इसमें पूरा जानते एक क्लास लगेगा, मतलब 2 घंटे इस पर लगेगा, और एक कम से कम 1 घंटा इस पर लगेगा बायो आईटी। तब फिर हम लोग आएंगे स्पेस टेक्नोलॉजी में, क्योंकि 2 चैप्टर जानते हैं बहुत अच्छे से पहले कर लिया जाए। करना तो 8 चैप्टर जो मैंने लिखवाया है। देखिए अब इसमें बायो सेंसर, जैव संवेदक, जैव संवेदक, बायो सेंसर, बायो सिग्नेचर, जैव हस्ताक्षर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जैव सूचना तकनीक, ऑर्गेनिक कंप्यूटर, जैविक कंप्यूटर, जैसे डीएनए कंप्यूटर, डीएनए कंप्यूटर, नहीं कल तो इसका क्लास ही नहीं रहेगा। कल अभी जानते हैं हिस्ट्री की क्लास शुरू होगी, मतलब अगला क्लास इसका रहेगा। तो ये बायो आईटी का सेक्टर है। ये 2 इंपॉर्टेंट, इस समय बहुत ज्यादा चर्चा है इन सब क्षेत्रों में। जैसे आपने सुना होगा कि क्षीर एनालाइजर बिट्स पिलानी ने डेवलप किया है। क्षीर एनालाइजर क्या करता है, दूध, आजकल जानते हैं दूध जो मिल्क है वो बहुत सारा आर्टिफिशियल सिंथेटिक बना करके दिल्ली या तमाम बड़े शहरों में बेचा जा रहा है। मेरठ में तमाम जानते हैं पकड़ा गया। तो कौन सा दूध असली है नकली है, क्षीर एनालाइजर बनाया गया, दैट इज ए बायो सेंसर। ऐसे खाद्य पदार्थों में मिलावट को पहचानने के लिए बायो सेंसर बनाए गए। इसके अलावा जैविक पदार्थों के अंश को पहचानने के लिए बायो सिग्नेचर, जानते हैं। तो ये जो है इन सब चीजों को ये बायो आईटी कवर करता है। तो ये अगली क्लास में मतलब हम लोग लेंगे, कल नहीं होगा तो परसों होगा क्लास, इसका हम अलग से क्लास शुरू करेंगे। हाँ, इसके लिए टाइमिंग थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, 1-2 दिन उसमें एडजस्ट करने में समय लगेगा कि इसका टाइमिंग कब होगा। तो ये दोनों खत्म करते हुए हम लोग आ जाएंगे। देखिए हमारा लक्ष्य है, ध्यान से सुनेंगे, हमारा लक्ष्य है 6 नवंबर तक, 6 नवंबर तक साइंस टेक, और स्टैट तो बहुत पहले खत्म हो जाएगा, स्टैट एंड डीआई,
हिस्ट्री एंड कल्चर, और जानते हैं ये, मतलब फर्स्ट पेपर खत्म हो जाएगा, सेकंड पेपर का ये हो जाएगा, हिस्ट्री एंड कल्चर और आईआर और जो नेशनल आपका इश्यू है, तो ये सब खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म, ये फर्स्ट पेपर तो आप जानते हैं, ये फर्स्ट पेपर एकदम खत्म, फर्स्ट पेपर समाप्त हो जाएगा और सेकंड पेपर का ये खत्म हो जाएगा। फिर आपको खाली मेरे साथ एंजॉय करना रह जाएगा, फिर आपको मेरे साथ खाली एंजॉय करना रह जाएगा, इकोनॉमी, और मेरे साथ आपको जानते ज्योग्राफी, और दीपक सर के साथ पॉलिटी वहां पे है कि नहीं। और इसके अलावा जब हम लोग ये पूरा कर लेंगे तब लास्ट में आंसर राइटिंग। पहले सारा, ये नहीं कि बीच में सारा शुरू कर दीजिए और सिलेबस छूट जाए, ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि जब कोई भी काम मैं लेता हूं तो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ उसको, ये जान लीजिए कि अगर मैंने कोई काम ले लिया तो 100% वो पूरा होगा और आदर्श ढंग से पूरा होगा। उतना ऑप्टिमम जानते हैं फिनिशिंग हो ही नहीं सकती, इसलिए इस सारे प्रोग्राम को मैं देख रहा हूं, बल्कि इसी के नाते बहुत सारे क्लास अपना रोक रहा हूं दीपावली तक, तो इस नाते बहुत बेहतरीन होगा। हाँ, ऑप्शनल का क्लास, ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लास अभी 6 बजे से है, 6:02 से होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। कल जानते हैं 1:30 बजे से आपकी क्लास है, 1:30 PM से। देखिए कल पहली क्लास है, कल आपकी पहली क्लास रहेगी 1:30 PM से लेकर के 3:30 PM या 10-5 मिनट और आगे, और सेकंड क्लास आपकी रहेगी 4 PM से लेकर के 6 PM। अब पढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि पूरा पूरा टाइम यूटिलाइज होगा। इसके बाद ऑप्शनल वाली जो क्लास रहेगी वो तो खैर आपकी क्लास नहीं, इसलिए इसमें यही बताएंगे। इसके बाद मैं अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली क्लास, इसके बाद मैं अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली क्लास 1-2 दिन में उसको एडजस्ट कर दूंगा, वो या तो सुबह शुरू कर देंगे या कोई न कोई टाइम एक निकालेंगे तो उससे हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार। अभी 10 मिनट के बाद जो लोग ऑप्शनल वाली क्लास में हैं ज्योग्राफी, फिर उनसे मिलते हैं, फिर 2 घंटा उसमें साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।